माय फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट फंक्शन। बेसिकली होता क्या है, देखिए हमने जो इससे पहले पढ़ा लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसने हमको ये बताया था कि हम प्रोडक्शन का सिस्टम कैसे चलता है। अब भैया जब प्रोडक्शन को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो कॉस्ट ही तो कहलाएगी, तो बस उसी से बनेगा कॉस्ट फंक्शन। तो मैंने हमें जैसा कि पहले कहा, कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट। तो मैंने क्या कहा, कॉस्ट फंक्शन इज functional relationship between cost and output, या हम कहें the production function of the firm and the price it pay for the input determine the firm cost function। या हम आपसे कहें cost function refers to the relation between cost of the product and various determinant of its cost। तो अगर हम आपसे ये कहें cost function is a relation between cost and output, ये परफेक्ट डेफिनेशन बन जाएगी। अब जब कॉस्ट की आप बात करेंगे तो हमारी कॉस्ट सबसे पहले आती है अकाउंटिंग कॉस्ट, या हम कहें एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। तो भैया हमने कहा अकाउंटिंग कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ दोज फैक्टर विच वी टेक्स फ्रॉम द आउटसाइड। मैंने क्या कहा भैया, अकाउंटिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वी टेक्स फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब अगर समोसा बना रहे हैं तो समोसा बनाने के लिए भैया हमें मटेरियल बाहर से लेना पड़ेगा, लेबर बाहर से लेनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें बाहर से लेनी पड़ेंगी। तो जिनके बदले में हम बाहर से जिनको लेते हैं और जिनका पेमेंट मॉनेटरी टर्म में करते हैं, इनको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं और एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, या इन्हीं का एक नाम और होता है आउटले कॉस्ट। तो मैंने क्या कहा, ऐसे फैक्टर्स जिनका हम प्रोडक्शन में यूज करेंगे एंड जिनके लिए हम पैसा पे करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट या आउटले कॉस्ट। भैया फिर हमने कहा कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। बेटा ऐसे फैक्टर जिनके लिए हम किसी को पेमेंट आउटसाइडर को नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारे खुद के अपने फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक मिल्कमैन है, मिल्कमैन अगर अपने ही दूध से चाय बनाएगा, अपने ही दूध से मतलब अपनी गाय के दूध से चाय बनाएगा, तो दूध का पैसा तो उसको बाहर नहीं देना पड़ेगा ना। तो वो कैसी कॉस्ट हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। या एक कोई किसान है, वो कोई किसी भी तरीके का राशन बाहर से नहीं खरीदता है। इसका मतलब है ऐसे फैक्टर जिनका पेमेंट हम किसी आउटसाइडर को नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट।
तो अब अगला पॉइंट आ जाएगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। तो हमने आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहा एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ दोज फैक्टर विच बिलोंग्स टू ओनर इटसेल्फ। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारी कौन सी कॉस्ट बनकर तैयार हो जाएगी? इकोनॉमिक कॉस्ट। ओके, तो भैया जब भी हमें ये निकालना हो, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना हो, तो हमको इकोनॉमिक कॉस्ट लेनी पड़ेगी। और इकोनॉमिक कॉस्ट में हम कौन कौन सी कॉस्ट लेंगे? ऐसे फैक्टर की कॉस्ट जिनका हमने पेमेंट बाहर किया, या ऐसे फैक्टर की कॉस्ट जिनका पेमेंट हमने किसी को बाहर नहीं किया क्योंकि वो ओनर के इटसेल्फ खुद के हैं। अब हमने बात आपसे किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा हमने ये कहा कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेट, कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेट which we foregone। is known as opportunity cost। बेटा जो अब मान लीजिए एग्जाम्पल दिया, बेटा जहां पर हम ये पढ़ा रहे हैं ये हमारी अपनी जगह है। अगर मान लो यहाँ पढ़ाने के बदले में हमने किसी को रेंट पर दिया होता तो हमें 20,000 पर मंथ रेंट मिलता, जो अभी नहीं मिल रहा है। हमने ये फोरगोन किया है ना। या मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपीस किसी बिजनेस में घर से लाकर लगा दिया। अगर ये पैसा नहीं लगाया होता तो उसको उससे 8% बैंक से इंटरेस्ट मिलता, जो कि उसने फोरगोन कर दिया है। बेटा अगर आप इस समय पढ़ाई ना कर रहे होते, कहीं झाड़ू पोंछा बर्तन की नौकरी कर रहे होते या कॉल सेंटर की नौकरी कर रहे होते, तो आपको इस समय 12,000 रुपए पर मंथ मिल रहे होते, जो आप फोरगोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहा कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट विच वी फोरगॉन। तो यहाँ पर अपनी जगह पर पढ़ाने से हमने रेंट फोरगॉन किया, तो ये हमारी 20,000 पर मंथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं है। अगर बिजनेसमैन ने घर से लाकर पैसा बिजनेस में लगाया है, ये पैसा बैंक में जमा किया होता तो 8% का इंटरेस्ट मिल रहा होता, मतलब 80,000 का इंटरेस्ट मिल रहा होता, जो उसने फोरगोन कर दिया है। अगर आप पढ़ाई ना कर रहे होते, किसी कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे होते, जो आपने फोरगोन किया, जो आप फोरगोन कर रहे हैं, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। फिर मैंने कहा डायरेक्ट कॉस्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट विच कैन बी फाइंड आउट in
पर यूनिट टर्म। एक यूनिट में कितना लगा है जिसको ये फाइंड आउट कर सकें। जैसे मान लीजिए आप समोसा बना रहे हैं, समोसा बनाने के लिए आप 100 रुपए का मटेरियल लाए, 200 रुपए आपने लेबर को दिए, 300 रुपए आपके लगे और दिन भर में 50 समोसे तैयार हुए। तो आप ये कह देंगे कि एक समोसा बनाने में 6 रुपए या 6 रुपए पर यूनिट कॉस्ट लगी है। तो इसको आप पर यूनिट के टर्म में डिफाइंड कर सकते हैं। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेसेबल या डायरेक्ट कॉस्ट। अब इसके लिए हमने स्टाफ रखा हुआ है, इसको हम 12,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, या हमने रेंट की जगह कोई ली है, हम 20,000 पर मंथ रेंट दे रहे हैं, या हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, हम इंश्योरेंस दे रहे हैं 30,000 पर एनम। तो बेटा ये ऐसी कॉस्टें हैं, इनको पर यूनिट के टर्म में डिफाइंड नहीं किया जा सकता, और जिनको पर यूनिट के टर्म में डिफाइंड नहीं किया जा सकता वो आपकी कैसी कॉस्टें कहलाने लगेंगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इज इट क्लियर? फिर हमने कहा रियल कॉस्ट। तो हमने कहा त्याग, तपस्या, बलिदान। Real cost, the efforts and sacrifice made by the owner of the factor of the production used in production of the commodity. फिर मैंने ये कहा सोशल कॉस्ट। तो मैंने ये कहा सोशल कॉस्ट मीन्स अ कॉस्ट विच सोसाइटी बियर्स ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। भैया जहां प्रोडक्शन होता है वहां पॉल्यूशन होता है, वहां का वाटर लेवल नीचे चला जाता है, वहां एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। तो जो सोसाइटी बियर करती है ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज अ सोशल कॉस्ट। फिर हमारा आ गया फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। बेटा हमने ऐसा कि आपको लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ाया था। कुछ हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं। फिक्स फैक्टर को यूज करने के बदले में जो कॉस्ट हम पे करते हैं वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, और वेरिएबल फैक्टर को यूज करने के बदले में हम जो कॉस्ट पे करते हैं वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है।
बेटा फिक्स्ड कॉस्ट नेवर बी जीरो, चाहे हम यहां पर एक बच्चा भी ना पढ़ाएं बट हमको रेंट तो देना ही पड़ेगा, बट वेरिएबल कॉस्ट में भी जीरो। जैसे अब यहाँ का रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, या कोई स्टाफ है उसकी भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये कैसी हमारी कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। लेकिन फ्यूल, गैस, पावर, मटेरियल, ये कैसी कॉस्ट हो जाएगी, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट का हमारे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे प्रोडक्शन गिरे या प्रोडक्शन बढ़े, इट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन गिरेगा देन वेरिएबल कॉस्ट गिर जाएगी। ये प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में वेरीज होता है। इज इट क्लियर? फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, और वेरिएबल कॉस्ट को एक नाम से हम और जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो भैया, ये आपके सामने हम ग्राफ बना रहे हैं। जैसे हम 1 यूनिट्स बना रहे हैं, 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। भैया अब हम जो रेंट जो है हमें वो 10,000 देना पड़ता है। तो भैया प्रोडक्शन गिर रहा है या बढ़ रहा है, हमारी ये कॉस्ट कांस्टेंट है। हमारी ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी ना। इसका मतलब है प्रोडक्शन के गिरने और बढ़ने का इस कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्शन बढ़े या गिरे ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर भैया मैंने आपसे ये कहा, अब हमने 100 यूनिट मान ली 1 यूनिट बनाई, 2 बनाई, 3, 4, 5। 1 यूनिट में मटेरियल 5 रुपए लग रहा है, तो 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20 और ये 25। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाते समय एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि हम जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से कनेक्टेड है। इसका मतलब है हम इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाएंगे ये ग्राफ बनेगा वेरिएबल कॉस्ट का, क्योंकि भैया ये लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन पर बेस्ड होती है। ये लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन का रिजेंबल मारती है इन अ वाटर। ये उल्टा एस रिवर्स एस बनता है। इज इट क्लियर? तो अब अगर हम इन सबको अगर बना के देखें तो अगर आप देखें तो हमारी ये बनकर तैयार होगी
अब हमने ये तीनों अलग अलग बनाए, अब अगर हम बनाए तो तीनों के हमारे इस तरीके से बनकर तैयार होंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी हमने आपके सामने ये फिक्स्ड कॉस्ट का लिया। फिक्स्ड कॉस्ट में जब हम जोड़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो ये बन जाएगा टोटल कॉस्ट। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है बेटा। इसका ये हमारा एग्जैक्ट ये सही नहीं आया है, ये आपका प्रैक्टिस करने से आएगा। ये जो डिफरेंसेस है, ये जो डिफरेंसेस है ये फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। किसी भी लेवल पे नापोगे ये कांस्टेंट आना चाहिए। ये जो ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला ही होता है TC इज इक्वल्स टू FC प्लस BC के बराबर होता है। इसका मतलब है TC माइनस BC ये FC के बराबर ही तो आएगा, या कहें हम TC माइनस FC इज इक्वल्स टू BC के बराबर आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो दो बातें हमने कही कि भैया हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनेगा वो रिवर्स S बनेगा, या इन्वर्टेड S बोलते हैं, जो मिलकर बनता है भैया वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। और कभी भी टोटल कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर ही होगा। फिर मैंने क्या कहा, फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ेगा या गिरेगा, बढ़ेगा या गिरेगा, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन लगेगा। तो कह रहा है कि जब तक लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता था कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से तो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट से। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से। क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से तो कॉस्ट बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट से। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से तो कॉस्ट बढ़ेगी, मींस वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय फ्रेंड?